Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Due to COVID-19 outbreak, we will resume our session online. I hope you will all cooperate and we will try to understand as much as possible during the course of this session. So, the topic of our discussion is types of systems and macroscopic and microscopic description of systems. So, first of all, types of thermodynamic systems. Thermodynamic systems which are open system, closed system and isolated system. So, before going into detail, first of all, let us just define some terminologies which are system, surrounding and boundary. So, what is a system? A system is defined as a quantity of matter or a region in space chosen for study. सिस्टम आपके पास कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा या कोई भी स्पेस होगा जो आपने स्टडी के लिए आपने जो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सिस्टम कोई भी हो सकता है, आपने कोई भी सिस्टम डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई भी आप जो चीज़ आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आप जिसके ऊपर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, वो जो चीज़ होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, सिस्टम होगी, ठीक है। ओके, द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। अब जो आपने केस स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बाहर जितनी भी चीज़ है उस सिस्टम के अलावा बाकी जो दुनिया की जो भी चीज़ है वो उसकी क्या में आएगा, सराउंडिंग में आएगा। ओके, द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अ बाउंड्री। बाउंड्री क्या होगी, सिस्टम और सराउंडिंग्स को जो चीज़ सेपरेट कर रही होगी। ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही होगी वो चीज़ आपके पास क्या होती है, बाउंड्री। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ बाउंड्री। द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूव भी कर सकती है। द बाउंड्री इज़ द कॉन्टैक्ट सरफेस शेयर्ड बाय बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ये सेम वही डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री है कि वो सरफेस होती है जो कि दोनों से शेयर की जाती है, सिस्टम भी शेयर कर रहा होता है उसके और सराउंडिंग भी शेयर कर रही होती है। द बाउंड्री हैज़ ज़ीरो थिकनेस एंड थस इट कैन नाइदर कंटेन एनी मास नॉर ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम इन स्पेस। अब ये जो चीज़ है ये हमने एक सपोजिशन की होती है कि जो बाउंड्री होती है उसकी कोई थिकनेस नहीं होती। जस्ट अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा इजी करने के लिए कि उसमें हम बाउंड्री की डायमेंशंस को ऐड ना हमें करना पड़े, उसकी डायनामिक्स को स्टडी ना करना पड़े कि बाउंड्री आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा करने से, प्रेशर कम करने से उसकी बाउंड्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये फिर मज़ीद एक नया टॉपिक, एक नई डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या कहा है कि बाउंड्री की ना तो कोई थिकनेस है और इसका ना ही कोई मैस है, ठीक है। तो इस वजह से इसके ऊपर जो भी कोई भी इफेक्ट सराउंडिंग का बाउंड्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, द फर्स्ट सिस्टम इज ओपन सिस्टम। एन ओपन सिस्टम इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम विच अलाउज बोथ mass एंड एनर्जी टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक है। ये आपके पास कोई ओपन सिस्टम है, ये अलाउ करता है एनर्जी को, इनटेक एनर्जी का इनटेक भी अलाउ करता है और आउट गो भी एनर्जी का यहाँ से होता है। सिमिलरली मैस भी आ सकता है और मैस सिस्टम में बाहर भी जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें एनर्जी और मैस दोनों इन या आउट हो सकते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास ओपन सिस्टम्स हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या हो सकती है कि आप कोई वाटर है उसको ओपन कंटेनर में आप हीट करें। कोई वाटर है, कोई भी आप चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन में पानी डाल के रखते हैं, आप उसको हीट कर रहे हैं। अब जो आप जो इसको हीट कर रहे हैं आप उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी इनटेक हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली ये जो सा आपके पास जो सा कंटेनर है ये हीट अप तो हो रहा है। अब जो चीज़ हीट अप होती है वो रेडिएशन एमिट करती है और रेडिएशन आपको पता है वो एनर्जी होती हैं, तो ये एनर्जी आपके पास बाहर भी जा रही है। सिमिलरली जो मैटर होगा आपके पास, मैटर पानी रखा हुआ है, आपने पानी बॉयल कर रहे हैं,
अब देखो जब उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इस कंटेनर में से निकल भी तो रहा है, तो आपके पास मैस क्या हो रहा है, यहाँ से निकल भी रहा है। तो आपके पास ये एक सिस्टम, ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। एनर्जी आपके पास अंदर आ भी रही है, बाहर जा भी रही है। सिमिलरली मैस आपके पास बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है। ओके, क्लोज सिस्टम। अ क्लोज सिस्टम allows only energy to pass in and out of it. It does not allow mass transfer across its boundaries. क्लोज सिस्टम में आपके पास क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम होता है जो सिर्फ एनर्जी को अलाउ करता है कि वो अंदर आए या बाहर जाए। इसमें मैस ट्रांसफ़र नहीं होता, ना ही मैस बाहर से आता है, ना ही इसके अंदर से मैस बाहर जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्लोज सिस्टम है। एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम आपके पास क्या हो सकती है कि आप वही कंटेनर है उसको हीट करें, लेकिन अब इसको आप लिड के साथ कवर कर दें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपके पास जो मैस है वाटर का, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स यहाँ से लीव नहीं कर सकता, तो मैस चेंज नहीं हो रहा इस सिस्टम में। लेकिन हीट आप इनको दे रहे हैं, तो हीट इसमें बाहर भी जा रही है और अंदर भी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोज सिस्टम की एग्जांपल हो गई। लास्ट आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग्स। इट डज नॉट अलाउ बोथ मैस एंड एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस इट्स बाउंड्री। इट इज़ मोर रिस्ट्रिक्टिव। आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बाहर एक्सटर्नल जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उनसे आज़ाद होता है। कोई भी चीज़ उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करती, मतलब ना ही उसमें एनर्जी अंदर आ सकती है, ना ही सिस्टम में से एनर्जी बाहर जा सकती है, ना ही सिस्टम में मैस एंटर हो सकता है, ना ही में सिस्टम में से मैस लीव कर सकता है। अच्छा, इन रियलिटी कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट। हाउएवर सम सिस्टम्स बिहेव लाइक एन आइसोलेटेड सिस्टम जस्ट फॉर अ फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, रियलिटी में आपके पास ऐसा कोई भी सिस्टम यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता जो कि मुकम्मल तौर पे आइसोलेटेड होता है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम्स हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, ये जस्ट कभी कभार हमें अपने केस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, तो इस वजह से वहाँ पे हम क्या देते हैं कि हम आइसोलेटेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने प्रॉब्लम में। एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, अ परफेक्टली इंसुलेटेड रिजिड एंड क्लोज्ड वेसल is an example of isolated system as neither mass nor energy can enter or leave the system. आपके पास थर्मोस हो गया, आप देखे होंगे आपने अपने घरों में, उसमें आपने देखा होगा फुली इंसुलेटेड होता है, परफेक्टली इंसुलेटेड होता है, ना ही उसमें से एनर्जी बाहर जा रही होती है, ना ही अंदर आ रही होती है। सिमिलरली मैस ना ही अंदर आ रहा होता है, ना ही बाहर जा रहा होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कह देते हैं कि ये आपके पास ऑलमोस्ट आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है। ओके, नाउ माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द बिहेवियर ऑफ मैटर कैन बी स्टडीड एट टू लेवल्स, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। In this approach, a certain quantity of matter is considered without taking into account the events occurring at the molecular level. इस अप्रोच में आप क्या करते हैं, आप किसी भी मैटर को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके चीज़ों को नहीं देख रहे होते कि मॉलिक्यूल्स का आपस में कैसा बिहेवियर होगा, उनके दरमियान इंटरेक्शन क्या है, फोर्सेस कैसी हैं, मॉलिक्यूल वो जो सा मैटर है वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ बना हुआ है। मतलब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके चीज़ों को जब नहीं देखते ना, तो ऐसे आप चीज़ों, इस अप्रोच को आप कहते हैं कि आपके पास मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, और ये क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स होती है। दिस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट डज नॉट एक्वायर नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। Macroscopic thermodynamics is only concerned can be perceived by human senses. मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स में आपने मॉलिक्यूल्स के कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी करना होता है कि आपके पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कैसा बिहेवियर होता है, और वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जब आपके पास कोई कलेक्टिव अफेक्ट आपके पास जो सा आएगा, उस अफेक्ट को स्टडी करना होता है, और वो जो सा कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स होगा
जो कि वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उस सिस्टम पे, वो इफेक्ट नॉर्मली ह्यूमन सेंसेस परसीव कर सकते हैं। द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस आर completely independent of the assumptions regarding the nature of matter। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस आपके पास उस हर अजम्पशन से इंडिपेंडेंट होंगी कि आपके पास मैटर की नेचर कैसी है। मैटर की नेचर आपके पास क्या हो सकती है, उसमें आपके पास फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस आ सकते हैं कि उनके आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स हैं या आयनिक बॉन्ड्स हैं, वो उनके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, उनके बॉन्ड्स की वाइब्रेशन कैसी है, उनके पास एनर्जी कितनी, फ्रीडम एनर्जी उनके पास कितनी है, कितनी स्टेट्स ऑफ एनर्जीज़ हैं, ये सारे की सारी नेचर ऑफ मैटर होती हैं। तो आपके पास जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं उस नेचर ऑफ मैटर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं। आपने एजम्पशंस में जाना ही नहीं होता कि आपके पास मैटर कैसा बिहेव कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, अ मूविंग कार, फॉलिंग स्टोन फ्रॉम अ क्लिफ। अब कोई कार मूव कर रही है, अब आपने उसकी स्टडी कर रहे हैं इस मूविंग कार को, आप ये तो नहीं ना देखते कि आप कार के मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखते हैं कि हाँ यार इसके इस मॉलिक्यूल पे कितनी फोर्स लग रही है, इसके इस मॉलिक्यूल पे कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपने ओवरऑल कलेक्टिव बिहेवियर मॉलिक्यूल्स का देखना होता है, उस मैटर का देखना होता है जो कि कार है वो मूव कैसे कर रही होती है, उसके डायनामिक्स को स्टडी करना होता है। सिमिलरली अ फॉलिंग स्टोन फ्रॉम अ क्लिफ। Second one is microscopic or statistical thermodynamics. From the microscopic viewpoint, matter is composed of large number of small molecules and atoms. This microscopic approach to the study of thermodynamics that require knowledge of the behavior of individual particles. अब microscopic level पे आपने जाके molecules के behavior को study करना होता है इसमें कि आपके पास molecules का behavior कैसा होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अगर आपको समझ लगे तो माइक्रोस्कोपिक उसके अपोजिट होगा, ठीक है। इसमें माइक्रोस्कोपिक में आपने मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बिहेवियर को स्टडी करना होता है कि वो आपस में किन कोवलेंट किन बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी की सारी उनकी स्टडी होती है। इसके लिए आपको इंडिविजुअल पार्टिकल का बिहेवियर का नॉलेज होना ज़रूरी होता है, ठीक है। Microscopic thermodynamics is concerned with the effects of the action of many molecules and these effects cannot be perceived by human senses। Microscopic thermodynamics आपके पास many molecules के effect को study कर रहे होते हैं, लेकिन आपने many molecules को study तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपने ये individual study कर रहे होते हैं कि उन molecule का individual क्या behavior है जो overall behavior को कैसे affect कर रहा है। लग रही है बात समझ कि आपने एक मॉलिक्यूल पे गए, उसको स्टडी किया, आप देख रहे हैं कि इस एक मॉलिक्यूल का या दो मॉलिक्यूल का बाकी सिस्टम पे क्या इंटरेक्शन है, ये बाकी सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये इफेक्ट्स यूजुअली ह्यूमन सेंसेस परसीव नहीं कर सकती। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिफरेंट आपके पास टूल्स होते हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। The microscopic observation are completely dependent on the assumption regarding the nature of matter। अब इसमें जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होंगी उसमें आपने नेचर ऑफ मैटर की सारी assumptions को ज़रूर इंक्लूड करना होता है। इसको आप नहीं कर सकते कि आपने नेचर ऑफ मैटर का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। नेचर ऑफ मैटर का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन पे बहुत इफेक्ट होगा। तो जो जो एग्जम्पशंस आप करेंगे नेचर ऑफ मैटर पे वो इंक्लूड करना ज़रूरी है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में। फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर। आपके पास एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, अब हर गैसेस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाती है माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स में। तो ये आज का लेक्चर था, होपफुली आपको समझ लग गया होगा, सिंपल सा था। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस किसी के हैं तो वो ज़रूर पूछें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।